चलिए आज हम बात करते हैं पर्वतों के वर्गीकरण के बारे में। यानी पर्वतों की वर्गीकरण के बारे में आज बात करेंगे। तो पर्वतों की बात की जाए तो सबसे पहले कहते हैं पर्वत पृथ्वी की सतह पर द्वितीय क्रम की उच्चावच है। ठीक है, तब क्या है, पृथ्वी की सतह पर द्वितीय क्रम की उच्चावच है। ठीक है, और ये जो इनके ऊंचे उठे हुए भाग हैं, तो जो उनके आधार पे, जैसे ये ऊंचा उठा हुआ भाग है पर्वत का, तो जो ये सिरा है, ये इसका पार्श्व ढाल है। क्या है? पार्श्व ढाल है। ठीक है, ये पार्श्व ढाल है। ये क्या होगा? ये तीव्र होगा। ठीक है, जो इसका पार्श्व ढाल होता है वो तीव्र होता है। और अगर इसका जो शिखर क्षेत्र है, यानी ऊपरी सिरा जो शिखर क्षेत्र है, ये क्या होगा? इस संकुचित होता है। ठीक है, जो ऊपरी भाग होता है ये क्या होता है? संकुचित होता है। ये संकुचित होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले कि जो इसके संकुचित होता है, और ये जो अपने निकटवर्ती क्षेत्र होते हैं, जो इसके निकटवर्ती क्षेत्र होते हैं, उसकी तुलना में ये 1000 मीटर से भी अधिक ऊंचे होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पर्वतों के वर्गीकरण के बारे में। तो पर्वतों का वर्गीकरण मुख्यतः हम दो तरीकों से कर सकते हैं। पहला क्या? संरचना के आधार पर वर्गीकरण। क्या? संरचना के आधार पर वर्गीकरण। दूसरा क्या है? पर्वत निर्माणकारी घटनाओं के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, तो दो आधारों पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संरचना के आधार पर वर्गीकरण। तो संरचना के आधार पर अगर वर्गीकरण हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे मोड़दार या वलित पर्वत। मोड़दार और या वलित पर्वत की बात करें तो ये संपीडनात्मक बलों के द्वारा, क्या, मोड़दार पर्वत संपीडनात्मक बलों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इनका निर्माण होता है। तो बात करते हैं ये जो चट्टानों में पृथ्वी के आंतरिक बलों के द्वारा, मतलब चट्टानों में पृथ्वी के आंतरिक बलों के द्वारा मोड़ या वलन पड़ जाता है, उसे क्या कहते हैं? मोड़दार या वलित पर्वत कहते हैं। जैसे कि सिंपल सा आप देख सकते हैं, ऐसे ऐसे इस तरह के वलन बन जाते हैं। वलन बन जाते हैं, तो इन्हीं वलन को हम क्या कहते हैं? वलित पर्वत, जो टर्सरी काल में निर्मित हुए। ठीक है, तो इन पर्वतों की अगर बात करें तो इसमें क्या खास बात होती है कि एक इसमें अवनति और अपनतियां पाई जाती हैं। तो अपनति, जैसे कि ये अपनति हो गई, ये अपनति हो गई, और ये क्या हो गया? अभिनति हो गई। ये अभिनति हो गई। ठीक है, ये अभिनति हो गई। ठीक, तो इसमें मोड़दार या वलित पर्वतों में मुख्यतः सबसे पहले क्या कहते हैं कि चट्टानों में पृथ्वी के आंतरिक बलों के द्वारा जब मोड़ या वलन पड़ जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? मोड़दार या वलित पर्वत कहते हैं। और इसमें मुख्यतः अपनतियां या अवनतियां पाई जाती हैं। अब इनके उदाहरण की बात कर लेते हैं कि मोड़दार पर्वत कौन कौन से हैं। तो इनकी अगर जो हम बात करें, सीधे तौर पे उनकी बात करें तो कह सकते हैं कि हिमालय पर्वत, पहले इधर देख सकते हैं कि हिमालय, ठीक, एटलस, रॉकी, एंडीज, आल्पस, यूराल, ये क्या है? मोड़दार या वलित पर्वत के उदाहरण हैं। ये सभी पर्वत मोड़दार हैं, यानी कि इनमें वलन टाइप का, इस टाइप के बने हुए हैं, इस टाइप के। ठीक है, अब बात करते हैं हम दूसरे की बात करते हैं। सीधे तौर पे बात करते हैं ब्लॉक पर्वत या अवरोधित पर्वत। ठीक है, तो इनकी अगर बात करें तो इनमें क्या होता है कि चट्टानों में या आंतरिक भागों में जब तनाव या खिंचाव होता है, जैसे कि तनाव जैसे कि या तो टूटन फूटन होगी, या तो फिर इस टाइप का,
इधर या चट्टान मूव करेगी या इधर चट्टान मूव करेगी। ठीक, तो जब टूटन फूटन यानी होगा वो, तब फिर इसमें क्या होगा, या तो दरारें बनेगी या भ्रंशन होगा। तो जाहिर सी बात है, जब दरारों में जब भ्रंशन होगा तो ब्लॉक यानी कि इस तरह का, जैसे कि बात कर लेते हैं ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक, और पहले मान लीजिए ये समतल जगह है, ये समतल जगह है, जब इसमें दरार पड़ी या इसमें दरार हुआ या भ्रंशन हुआ तो इस तरह का बन जाता है, यानी एक भाग इसमें धंस गया और दूसरा भाग ऊपर उठा हुआ है। तो इस तरह के ऊपर उठे हुए भाग को क्या कहेंगे, ब्लॉक पर्वत कहेंगे। ठीक, और ये ब्लॉक पर्वत कहेंगे। ठीक, तो अब बात करते हैं ब्लॉक पर्वतों की। तो कैलिफोर्निया का सीरा नेवादा पर्वत सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत है, विश्व का सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत है। कौन? सीरा नेवादा पर्वत। ठीक है, सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत है सीरा नेवादा पर्वत। ठीक है, और बात करते हैं तो जर्मनी का वासेस ब्लैक फॉरेस्ट ये आदि पर्वत ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। अब बात कर लेते हैं इनके जो सीधे तौर पे बात करते हैं वासेस और ब्लैक फॉरेस्ट के मध्य, वासेस और ब्लैक फॉरेस्ट के मध्य को जो बात करें तो इसमें राइन भूभ्रंश घाटी का निर्माण होता है। जैसे कि जो ये पर्वत हैं, इस तरह का मान लीजिए भ्रंश घाटी बन रही है सीधे तौर पे, तो इसमें जो भ्रंश घाटी में जो ये राइन नदी का भूभ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है वो इन दो पर्वतों के मध्य हुआ है, वासेस और ब्लैक फॉरेस्ट के मध्य। ठीक है, धंसने के कारण यानी ध्वंसन के कारण इस घाटी का निर्माण हुआ है, घाटी का निर्माण हुआ है। और इसके उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, सीधे तौर पे कह सकते हैं कि पाकिस्तान का साल्ट रेंज भी इस ब्लैक पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, अब बात करते हैं गुंबदाकार पर्वत की। गुंबदाकार पर्वत का निर्माण कैसे होता है? ये ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा, जैसे ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा जो धरातल का ऊपर उठ जाना, ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा। ठीक है, जो इस तरह का उठ जाता है धरातल, कोई इस तरह का उठ जाता है तो क्या कहेंगे? सीधे तौर पे गुंबदा टाइप का दिख रहा है, ये गुंबदा टाइप का दिख रहा है तो क्या करेंगे? इसे गुंबदाकार पर्वत कह सकते हैं। और इस तरह के उदाहरण अमेरिका में देख सकते हैं, सीधे तौर पे अमेरिका में देख सकते हैं गुंबदाकार के जो उदाहरण अगर जो बात करते हैं तो सीधे तौर पे देख सकते हैं कि यूएसए में, इसके उदाहरण में बात करते हैं तो यूएसए का सिंसिनाटी उभार, सिंसिनाटी उभार। और बात करते हैं ब्लैक पर्वत की बात करते हैं तो ये क्या पर्वत है? सीधे तौर पे इस तरह के पर्वत कौन से आएंगे, किसमें आएंगे? हमारे गुंबदाकार पर्वतों में आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इनके जो बात करते हैं, सीधे तौर पे दो उदाहरण देख सकते हैं कि सिंसिनाटी उभार यूएसए का, ब्लैक हिल्स पर्वत, हिल्स पर्वत। ठीक है, हिल्स पर्वत की बात करते हैं तो ये क्या है? गुंबदाकार पर्वत के उदाहरण है। ठीक है, अब बात करते हैं सीधे तौर पे ज्वालामुखी पर्वत की बात करें। अब हम ज्वालामुखी पर्वत की बात करते हैं तो ज्वालामुखी पर्वत क्या है? जब पृथ्वी के आंतरिक
भागों में हलचल के द्वारा और मतलब कि जो मैग्मा अंदर होता है उसके ऊपर, यानी कि किसी ज्वालामुखी उद्गार के समय, किसी ज्वालामुखी उद्गार के समय, यानी कि ये उद्गार हो गया, ज्वालामुखी उद्गार हुआ, तो इसमें जो विखंडित पदार्थ, लावा, विखंडित पदार्थ, राख, इन चीजों को एकत्रीकरण, यानी कि जो इनका जमाव होगा, इन जो निकले हुए पदार्थ हैं इनका जमाव होगा, तो उस जमाव के कारण जो पर्वत निर्मित होते हैं वो ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं उसे। ठीक है, तो इन ज्वालामुखी पर्वतों की बात करते हैं तो सीधे तौर पे बात करें तो देख सकते हैं जापान का फ्यूजियामा। कौन? जापान का फ्यूजियामा। इक्वाडोर का माउंट कोटोपैक्सी। माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सीधे तौर पे मिश्रित जटिल पर्वतक्रम की। ठीक है, अब बात करते हैं मिश्रित या जटिल पर्वतक्रम। तो मिश्रित और जटिल पर्वतक्रम की बात करते हैं तो मिश्रित क्या होते हैं कि जैसे कि जो चट्टानों के रूप में, जैसे जो चट्टान मिश्रित रूप में पाई जाती है, जैसे एक श्रेणी में कई मिश्रित रूप की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, एक ही श्रेणी में मिश्रित रूप की चट्टानें पाई जाती हैं, और वो जो मिश्रण हो जाता है अन्य अन्य चट्टानों का, तो उसे क्या कहते हैं, और एक जटिल क्रम बन जाता है। जैसे कि कई मिश्रित चट्टानें जब मिलेंगी तो एक जटिल क्रम ही बन जाएगा, क्योंकि एक ही चट्टान का वहां पे अवस्थिति नहीं होगी, अन्य चट्टानों का भी मिश्रण रहेगा, तो एक जटिल क्रम बन जाता है। तो इस प्रकार के अगर जो उदाहरण की बात करें तो जैसे कि जो मिश्रित और जटिल पर्वत क्रम है, इनमें जो आते हैं तो सीधे तो सियरा नेवादा पर्वत, जो कैलिफोर्निया यूएसए का सियरा नेवादा पर्वत, यूएसए का सियरा नेवादा पर्वत, सियरा नेवादा पर्वत। ठीक है, इसका प्रमुख उदाहरण है, देखा जाए तो इसका प्रमुख ही उदाहरण है। ठीक है, अब बात करते हैं नाकोंडा की। एक देखा जाए तो नाकोंडा श्रेणी, जैसे कि एक यही यूएसए में ही नाकोंडा श्रेणी इसका प्रमुख उदाहरण है। इसमें क्या है, जटिल पर्वतक्रम पाया जाता है। इस श्रेणी में जटिल पर्वतक्रम पाया जाता है, और सियरा नेवादा श्रेणी में जटिल पर्वतक्रम पाया जाता है, जिसे मिश्रित पर्वत भी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अवशिष्ट पर्वतों की। ठीक है, अब बात करते हैं अवशिष्ट पर्वतों की। अवशिष्ट पर्वत वो प्राचीन पर्वत हैं जो प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन युगीन या कैलिडोनियन युगीन पर्वतों का मतलब जो पर्वत बने, तो वो उन पर अपरदन क्रिया होने के कारण, दीर्घकालिक अपरदन क्रिया होने के कारण, अपक्षयन के कारण, अपक्षरण के कारण जो पर्वत अब बिल्कुल अवशिष्ट रूप में हो गए हैं, अवशिष्ट रूप में हो गए हैं। तो ये पर्वतों की बात करें तो सीधे तौर पे भारत में ही उदाहरण देख सकते हैं। भारत में ही उदाहरण देख सकते हैं कि जो अवशिष्ट पर्वत पाए जाते हैं, कि जैसे कि अरावली पर्वत, इसकी बात करें तो सीधे अरावली, विंध्यन, सतपुड़ा, महादेव, पूर्वी घाट श्रेणी, पूर्वी घाट श्रेणी, पश्चिमी श्रेणी, इस तरह के हम उदाहरण किसमें पाएंगे, ये अवशिष्ट पर्वत है, यानी कि इन पर दीर्घकालिक अपरदन क्रिया होने के कारण इनका
धीरे धीरे अब क्षय हो गया। ठीक है, तो इस तरह के पर्वतों का निर्माण हुआ, जैसे अरावली, विंध्य, सतपूड़ा, महादेव, पूर्वी श्रेणी, पूर्वी घाट श्रेणी, पश्चिमी श्रेणी, इस तरह की श्रेणियों का अवशिष्ट पर्वतों में देखेंगे। ठीक है, अब ये तो बात हो गई हमारे संरचना के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण। ठीक है, ये तो बात हो गई संरचना के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण। अब हम बात कर लेते हैं सीधे तौर पे, अगर देखा जाए, 1 सेकेंड, अब हम बात करते हैं सीधे तौर पे देखा जाए तो बात करते हैं पर्वत निर्माणकारी घटनाओं के आधार पर। पहले तो हमने बता दिया कि संरचना के आधार पर वर्गीकरण। अब बात कर लेते हैं पर्वत निर्माणकारी घटनाओं के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण। ठीक है, तो इसे सीधे सीधे तौर पे कह सकते हैं काल के आधार पर, समय या आयु के आधार पर, आयु के आधार पर भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो पहला बात करते हैं प्री कैम्ब्रियन या कैम्ब्रियन युग के पूर्व के पर्वत। जो प्री कैम्ब्रियन और कैम्ब्रियन युग के पूर्व के पर्वत की बात करते हैं तो ये सबसे प्राचीनतम पर्वत है। क्या है? ये सबसे प्राचीनतम पर्वत है। ये पर्वत जो कि अब बिल्कुल अवशिष्ट पर्वतों में आते हैं, बिल्कुल ही समाप्त संप्राय मैदान के रूप में ही लगभग हो गए हैं। तो इनकी बात करते हैं तो सबसे प्राचीन पर्वत हैं और ये प्री कैम्ब्रियन की पर्वत हैं। तो इनकी अगर जो हम बात करें सीधे तौर पे, तो ये जो इनकी बात करते हैं प्राचीनतम, मतलब प्राचीनतम क्षेत्र की अगर जो बात करते हैं सीधे तौर पे, तो इनकी क्या करेंगे कि जो इनकी इस काल के जो पर्वत हैं उनकी बात करते हैं तो लॉरेशियंस पर्वत। ठीक है, इसका प्रमुख उदाहरण है जो क्या है, एक प्री कैम्ब्रियन या कैम्ब्रियन युगीन पर्वत है, लॉरेशियंस। ठीक है, किलानियन। ठीक है, और फिर अगर जो बात करते हैं लॉरेशियंस, एल्गोमन और किलानियन, इस टाइप के जो इसमें जैसे बात करते हैं प्री कैम्ब्रियन में, तो क्या सबसे पहले बात कर लेते हैं लॉरेशियंस। एल्गोमन की बात कर लेते हैं। ये 3 क्रम बात करते हैं, तो ये क्या है, प्री कैम्ब्रियन युगीन पर्वत है। और इसी में बात करते हैं एक भारत में पाया जाने वाला प्राचीनतम पर्वत वो अरावली है। ठीक है, अरावली जो कि एक प्री कैम्ब्रियन युगीन पर्वत है। ठीक है, ये सब क्या है, अब ये अवशिष्ट पर्वत के रूप में आते हैं। ठीक है, ये क्या आते हैं, अवशिष्ट पर्वत के रूप में, ये अवशिष्ट पर्वत के रूप में आते हैं। ठीक है, तो ये प्री कैम्ब्रियन या कैम्ब्रियन युग के पूर्व के काल के पर्वत हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं, अब बात हम कर लेते हैं सीधे तौर पे कैलिडोनियन पर्वत। ठीक है, तो इनकी बात कर लेते हैं सीधे तौर पे। अगर जो कैलिडोनियन पर्वत क्रम की बात कर लेते हैं सीधे तौर पे, तो क्या करते हैं, इनमें मुख्यतः अगर जो इनकी बात करते हैं सीधे तौर पे, तो क्या करते हैं, इनमें 2 प्रमुख, मतलब सिल्यूरियन और डियोनियन, इस काल में इन पर्वतों का इस कालक्रम में युग में इन पर्वतों का निर्माण हुआ। तो कैलिडोनियन युग इन पर्वतों में आप देख ही सकते हैं मुख्यतः की जो क्या कहते हैं, स्कॉटलैंड के आधार पर कैलिडोनियन, मतलब स्कॉटलैंड के कैलिडोनिया के पर्वतों के नामकरण के आधार पर कैलिडोनियन पर्वत क्रम इसको रखा गया। ठीक है, तो इसमें मुख्यतः देख सकते हैं कि स्कैंडिनेवियाई पर्वत,
ठीक है, स्कैंडिनेवियाई पर्वत, आयरलैंड के पर्वत, स्कॉटलैंड के पर्वत, ठीक है, क्या स्कैंडिनेवियाई पर्वत। स्कैंडिनेवियाई पर्वत, ठीक है, स्कॉटलैंड के पर्वत आ जाएंगे इसमें, आयरलैंड के पर्वत आ जाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसी में बात कर लेते हैं सीधे तौर पे, अगर जो क्या कहें इसमें, जो मुख्य तौर पे बात कर लेते हैं कि जो डिवोनियन और सिल्यूरियन काल की बात करें तो इसमें प्राचीनतम ही है अगर देखा जाए, वो भी अवशिष्ट में आते हैं। भारत के कुछ पर्वत की बात कर लेते हैं सीधे तौर पे, सतपूर्णा की बात कर लेते हैं, पूर्णा की बात कर लेते हैं, विंध्यन की बात कर लेते हैं, विंध्यन की बात कर लेते हैं, ठीक है। और बात कर लेते हैं सीधे तौर पे क्या कहते हैं, महादेव, महादेव श्रेणी की बात कर लेते हैं। ये सब कौन से पर्वत हैं, कैलिडोनियन पर्वतयुगीन पर्वत है, मतलब कि ये जो कैलिडोनियन पर्वत काल क्रम के अंतर्गत ये पर्वत आते हैं, स्कैंडिनेवियाई पर्वत, सतपूर्णा, विंध्यन, महादेव, और क्या कहते हैं स्कॉटलैंड के, आयरलैंड के, ठीक है। इस तरह के जो पर्वत हुए हैं वो कैलिडोनियन युगीन पर्वत है, ठीक है। अब बात करते हैं, अब हम बात करेंगे हर्षिनियन पर्वत क्रम की। अब बात करते हैं हर्षिनियन पर्वत क्रम की। तो हर्षिनियन पर्वत क्रम के अंतर्गत अगर जो बात करते हैं तो इनमें मुख्यतः जो पैलियोजोइक काल के अंतिम में इन मतलब कि इनका निर्माण हुआ, और इसके जो खासकर देखा जाए तो पर्मियन और कार्बोनिफेरस युग में इन पर्वतों का ज्यादा मतलब कि उत्थान हुआ, ठीक है, पर्वतों का उत्थान हुआ, ठीक। जो इसके बाद मतलब जो कैलिडोनियन क्रम था इसमें एक शांत काल बीच में आया, मतलब कैलिडोनियन के बाद एक शांत काल था, वो कहाँ तक चला, कार्बोनिफेरस युग तक लगभग शांत काल चला, ठीक है। तो इस काल के बाद जो मतलब कि पैलियोजोइक के अंतिम काल के बाद इस पर्वत क्रम का उत्थान हुआ, उसमें पर्मियन और कार्बोनिफेरस युग में इन पर्वतों की उत्पत्ति हुई। तो इसमें अगर जो देखा जाए तो जर्मनी का हार्ज पर्वत, यानी जर्मनी का हार्ज पर्वत, जो जर्मनी का हार्ज पर्वत है, उसके नामकरण के आधार पर हर्षिनियन पर्वत क्रम की हलचल या कह सकते हैं क्रम का नामकरण किया गया है, ठीक है, नामकरण किया गया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसमें आने वाले जो हर्षिनियन पर्वत क्रम के अंतर्गत मतलब जो पर्वत आते हैं, ठीक है, उनकी अगर जो हम बात कर लेते हैं तो सीधे तौर पे क्या करेंगे कि जो उसमें इसके जो क्रम है जैसे कि हार्ज पर्वत हो गया, ठीक है, ब्रिटेनी पर्वत हो गया, ठीक है, और इसमें क्या कहते हैं न्यानसान, नानसान और न्यानसान, ठीक है, और नानसान हो गए, और इस तरह के पर्वतों का इसमें उत्थान हुआ। जैसे कि बात करते हैं हाज पर्वत, ब्रिटेनी पर्वत, ठीक है, फिर उसके बाद नानसान, त्यानसान, इस तरह के पर्वतों का मुख्यतः जो मतलब जो उद्गम हुआ, ठीक है। और इसमें अगर जो बात करें तो कैमूर पर्वत भी आ सकता है, ठीक है, कैमूर पर्वत भी आता है, कैमूर कह लीजिए। और इसकी जो हर्षिनियन पर्वत क्रम की मुख्य अगर जो बात कर लेते हैं तो यूएसए का क्या है, यूएसए का अपलेशियन पर्वत, क्या, यूएसए का अपलेशियन पर्वत, ठीक है, यह भी एक देखा जाए तो अवशिष्ट पर्वत ही है, क्योंकि ये अब अपनी
देखा जाए तो समप्राय मैदान के रूप में ही बदल रहा है। दक्षिण के सिरे से ही थोड़ा थोड़ा बदलना स्टार्ट हो गया है। अब बात करते हैं तो अपलेशियन, तो इस तरह के जो हर्षियन पर्वत क्रम में आते हैं तो कैमूर हो गए, हार्ज हो गए, ब्रिटेनी हो गए, नीतियानशान हो गए, नानशान हो गए, इस तरह के पर्वत क्रम और अपलेशियन पर्वत क्रम, इस तरह के पर्वत जो पर्वतों का जो उत्थान हुआ वो हर्षियन पर्वत क्रम के अंतर्गत पर्मियन काल, कार्बोनिफेरस काल में इन पर्वतों की उत्पत्ति हुई। ठीक है, अब बात करते हैं अल्पाइन पर्वतीकरण। जो अल्पाइन पर्वतीकरण हुआ, इस पर्वतक्रम के अंतर्गत अगर जो हम बात करें तो सीधे तौर पे यह सबसे नवीन है। इसमें क्या है, ये मुख्यतः मेसोजोइक काल के अंतिम और सेनोजोइक काल के प्रारंभ में सिलो, मतलब कि अगर देखा जाए तो इनकी जो मुख्य मतलब कि जो रहे हैं काल, तो उसमें जो क्या कहते हैं सीधे तौर पे अगर जो इनकी बात कर अल्पाइन पर्वतक्रम की बात करें तो इनमें क्या आएगा, ईओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, इन कालों में अत्यधिक मतलब इन पर्वतों का उत्थान हुआ या इन पर्वतों की उत्पत्ति हुई। ठीक है, किन कालों में, टर्सरी युगीन, मतलब इसमें टर्सरी युगीन मतलब मेसोजोइक काल के अंतिम और सेनोजोइक काल के प्रारंभ से सेनोजोइक काल के टर्सरी का युग में, कौन से क्रम में, ईओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। ठीक, इन युगों में इन पर्वतों की उत्पत्ति हुई। ठीक है, और इन पर्वतों की बात करें तो इसमें कौन कौन से पर्वत आते हैं, सीधे तौर पे देख सकते हैं कि देखा जाए तो पहला तो अपना हिमालय हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो एटलस हो गया, ये हो गया, रॉकी हो गया, एंडीज हो गया, आल्पस हो गया, आल्पस पर्वत के नामकरण के आधार पर ही अल्पाइन श्रेणी या अल्पाइन पर्वतीकरण का नामकरण किया गया। अब बात करते हैं कि ये हो गया, और बात करते हैं कि जो तिब्बत का पठार है, तिब्बत के पठार से जो पर्वतीकरण हुआ या जो श्रेणियाँ निकली हैं, तो उसमें देखा जाए तो भारत में ही काराकोरम, ठीक है, ये किसमें, तिब्बत में, तिब्बत से जो निकलने वाली है तो काराकोरम हो गई, लद्दाख हो गई, जास्कर, और चीन की तरफ जाने वाली कौन कौन सी, मुख्य तौर पे अगर जो देखा जाए चीन में जाने वाला तो क्या क्या कह सकते हैं उसको, जो मुख्य तौर पे अगर चीन की तरफ जाने वाले की बात कर लेते हैं तो सीधे तौर पे हम बात करते हैं, सीधे तौर पे काहे की हम बात करेंगे, इसकी जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, आल्पस, एंडीज, रॉकी, एटलस, हिमालय, ठीक है। और म्यांमार का अराकान योमा, ठीक है, अराकान योमा श्रेणी, ये भी किसके अंतर्गत आती है, अल्पाइन पर्वतीकरण के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो इस तरह के जो ये सारे पर्वत हैं किसके अंतर्गत आएंगे, अल्पाइन पर्वतीकरण के। ठीक है, तो इस तरह हम पर्वतों के वर्गीकरण के बारे में
बता रहे थे, तो मुख्यतः इसके दो ही वर्गीकरण कर सकते, दो के अंतर्गत वर्गीकरण कर सकते हैं। एक तो संरचना के आधार पर वर्गीकरण, दूसरा पर्वत निर्माणकारी घटना के आधार पर वर्गीकरण। तो इस तरह इसके पॉइंट हैं, आप देख सकते हैं। ठीक, धन्यवाद।